शादी एक इंतहाई अहम फैसला होता है जो इंतहाई सोच समझ कर हमें ज़िंदगी में लेना चाहिए। कहा जाता है कि जनाब मियाँ बीवी ज़िंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं जो मिलकर ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आज के परेशानियों और डिप्रेशन के दौर में बढ़ते हुए समाजी और मौसमी मसाइल की वजह से मियाँ बीवी के इस खूबसूरत रिश्ते में तनाव बढ़ता जा रहा है। और खावन की सुने तो वो भी बीवी की शिकायत करते हुए नजर आते हैं, और अगर बीवी की सुन ली जाए तो सारे मसाइल की जड़ खावन नजर आता है। और अक्सर औकात छोटी छोटी बातों पर शुरू होने वाली जो नोक झोंक होती है शदीद गुस्से और झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है, और बाज़ औकात तो नौबत रास्ते जुदा करने तक पहुंच जाती है। और उन मसाइल की एक बड़ी वजह शादी से पहले नौजवानों की जहन साजी ना होना है। अक्सर नौजवान शादी के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं होते हैं। हालांकि जिस तरह हम लोग कोई नई शुरुआत करने से पहले, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, यहाँ तक कि हम जब डिग्री सिलेक्ट करते हैं उससे पहले भी अपनी करियर काउंसलिंग करते हैं, इसी तरह शादी से पहले भी हमें प्री मैरिज काउंसलिंग करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रवाज ही कुछ और है। अगर कोई नौजवान कुछ गलत आदत अपना लेता है, गैर जिम्मेदार हो जाता है अपनी ज़िंदगी में, तो कहा जाता है जनाब कि उसकी शादी कर दें, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, जो मसाइल कम होने की बजाय बढ़ने की वजह बनता है। तो शादी से पहले प्री मैरिज काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, इससे शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद एजाज बुखारी साहब हैं, लाइफ कोच हैं। सर मैं आपको वेलकम कहती हूँ जॉग लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह। सर प्री मैरिज काउंसलिंग, जिस तरह हम किसी भी, जैसे मैं बात करी थी, कोई भी नई चीज़ हमने स्टार्ट करनी हो, डिग्री करनी हो, बिज़नेस स्टार्ट करना हो, कोई भी नया प्रोजेक्ट करना हो, हम लोग काउंसलिंग लेते हैं, किसी से मशवरा कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आया हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमारे ये कंसर्न्स हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग भी क्या इसी तरह ज़रूरी है आज के दौर में? जी, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज से कोई 18 बरस पेशतर मैंने इसके ऊपर एक बात कही थी कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सबसे पहले उन्हें तैयार तो करें जिस रिश्ते में वो बंधने जा रहे हैं। होता बुनियादी तौर पर ये, मैं जो प्री मैरिज कोचिंग की बात करता हूँ, इसमें मैं ज़्यादातर कहता हूँ कि उन वालिदैन की वो जो समधी समधन बनते, उनकी ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है। क्योंकि जिस घड़ी आप उन्हें तैयार करेंगे कि वो तजुर्बा करने जाते हैं उसके ऊपर, वो जो बच्चे होते हैं। हाँ जी। और नॉर्मली ये देखा गया कि शुरू दिन से खामंद अपनी बीवी से ये कहता है कि तुमने मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है, और उधर से वो कहते हैं फिर तुम भी मेरे माँ बाप का ख्याल रख लेना। तो दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते, और वो ख्याल रखते हैं उन तजर्बाकार लोगों का जो कि अपनी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर तरीके से नहीं गुजार सकते। तो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि प्री मैरिज कोचिंग का मतलब ये है कि उन बच्चों की तो ट्रेनिंग तरबियत होनी ही चाहिए, क्योंकि एक नए इदारे का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। चूँकि इंस्टीट्यूट है मैरिज, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों की है जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि सवेरे 1 से 2 दिन के बाद ही फुफ्फी, ताई, चाची, मासी फ़ोन करती है कितने बजे उठती है। हाँ। जिस घड़ी वो ये पूछती है कि कितने बजे उठती है, तो वो इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। जब वो इंटरफेरेंस करते हैं तो उसके जहन में आ जाती है, जिसके जहन में शायद अभी नहीं आया। बिल्कुल, हाँ। यहाँ तक कि वो वालिद साहब जो अगर 10-11 बजे उठ के चाय पीते थे, तो वो बहू से कहते बेटा मैं 4 बजे चाय पीता हूँ। अब एक नए शादीशुदा जोड़े की आप दुल्हन को कहें कि तुम 4 बजे 5 बजे उठ के चाय बनाओ, तो काउंसलिंग की फिर किससे ज़रूरत हुई, कोचिंग की फिर किससे ज़रूरत हुई? उन लोगों को जो उसके इर्द गिर्द मौजूद, उन लोगों को, जोड़े को तो ज़रूरत है। चूँकि उन्होंने, देखें साहब, जब 2 लोग रिश्ते में बनते हैं तो उनको एक दूसरे को दरियाफ्त करने का मौका मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता। और उसकी बुनियादी वजह इर्द गिर्द के लोग होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, अगर किसी बात पर वो दुखी हुई है लड़की, उसने अपनी वालदा को फ़ोन किया, वालदा कौन सी कोई एक्सपर्ट खातून है, उन्हें तो जिस तर्ज पर ज़िंदगी गुजारी उसी तर्ज के वो फैसले, वही कहना। और फिर जब से ये टेलीफोन आया उसके बाद खुला तलाक़ें बढ़ी हैं, चूँकि उन्होंने उठा के फ़ोन किया अपनी वालदा को कि अम्मी मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, तो वालदा कहती है तू रुक, मैं तेरे प्राणों भेज रही हूँ। तो जिस घड़ी वो ये कहती है, पहले वालदा कहती थी कि तुमने वहाँ की बात हमसे क्यों की, तुम अपने घर में एडजस्ट होना सीखो। पहले सास भी और तर्ज पर होती थी, अब ज़ाहिर चीज़ें मुख्तलिफ होती जा रही है। और मैं, चूँकि मेरे पास लोग आते हैं कोचिंग के हवाले से, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों की तो कोचिंग कराएं सो कराएं, आप खुद अपनी भी कोचिंग कराएं। क्योंकि उनको देखें, जिन्होंने संभालना है उनका संभला हुआ होना ज़रूरी है, जिन्होंने ठीक करना है उनका ठीक होना ज़रूरी है। और जब ये लोग उनकी मदद करेंगे, मैंने पिछले दिन अपने YouTube के ऊपर एक बात की कि लव मैरिज बचाओ मुहिम चलानी चाहिए। क्योंकि उसमें नुकसान क्या होता है कि 2 बच्चे अगर एक मिलकर फैसला कर चुके हैं जिसका शरीयत ने उन्हें हक दिया है, उसके मुताबिक उन्होंने एक फैसला कर लिया, वो रिश्ते में बंध गए, उसको बचाने कोई नहीं आता। और बाद में कहते हैं हमने तो पहले कहा था कि ये शादी नहीं चलेगी। जबकि अरेंज मैरिज को चूँकि बचाने वाले बहुत से लोग होते हैं, इसलिए वो चल जाती है।
दोनों में कॉम्प्रोमाइजेस चल रहे होते हैं, दोनों में कुर्बानियां चल रही होती हैं। Exactly. तो कोचिंग की मैं तो यही अर्ज करूंगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है उस कपल के अलावा तो वो इर्द गिर्द के जो लोगों लोग को हैं, है, हाँ, उनको। उन्हें और उनकी ना सुनी जाए, मेरे ख्याल में तो उनकी नहीं अच्छा। सुननी चाहिए। लेकिन लेकिन अगर हमारे यहाँ पे हालत रिवाज ऐसा है ना सर कि सबने इंटरफेरेंस करनी है और ख़ास तौर पर पेरेंट्स की ज़्यादा सुनी जाती है, वो चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, आफ्टर मैरिज भी और प्री मैरिज। तो वो मुनासिब फेल तो नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है बहुत से, रात मेरा एक रेडियो शो भी था तो मैंने कहा शायद वालिदैन ही मुझसे नाराज़ हो जाए। अच्छा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अरे बच्चे तो आपके हैं, अगर उनकी खुशी से आपको खुशी होगी। अब देखिए अगर नई नई शादी हुई और शाम को लड़की निकल खड़ी हुई वॉक करने अपने हस्बैंड के साथ, तो वो प्राइवेसी चाह रही है इसलिए बाहर निकली, उसे घर में नहीं मिल रही थी। पीछे से फ़ोन आ जाता है कि कहाँ गए हो, कितने बजे वापस आओगे, अच्छा वापसी पे ये चीज़ लेते आना, अच्छा वो चीज़ लेते आना। तो वो जो साथ चलने वाली बीवी होती है वो लम्हा भर को रुक के कहती है देखो इन्हें यहाँ भी सुकून नहीं। अब वो क्या होता है, वो डिस्क, और वो कहते तुमने मेरी माँ के मुतालिक ये कहा, वो वहीं अलर्ट हो जाता है। वो आगे से कहते हैं कि तुम्हारी माँ का भी तो फ़ोन आता है। हाँ। और फिर क्या होता है, वो बाहर निकले थे इसलिए कि एक दूसरे को दरियाफ्त करेंगे, फिर वो उन रिश्तों में उलझ गए। Exactly. और नताइज उसके क्या निकलते हैं, वो जिस तरह जीना होता है उस तरह जी नहीं पा रहे। तो फिर लड़ाई आप उनसे- झगड़ा और वो उनसे सारी फिर आप चीज़ें तवक्को शुरू। कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो अब प्री मैरिज कोचिंग की बात करें तो जो लड़का लड़की हैं उनको क्या क्या चीज़ें हमें पहले से ही बता देनी चाहिए, दरियाफ्त कर देनी चाहिए कि ये मसाइल जो हैं ये आ सकते हैं और आप दोनों ने मिलकर उनको काबू करना है या संभालना है। देखिए जब हम उनको कहते हैं कि रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, एक होता है लफ्ज़ जिम्मेदारी, एक होता है जिम्मेदार। दिन से लेकर रात तक दोनों कैरेक्टर बदलते रहते हैं, कभी हस्बैंड जिम्मेदार होता है, कभी बीवी जिम्मेदार होती है। हम उन्हें जब ये बता दें कि जिम्मेदार जब जिम्मेदारी से उलझ पड़ता है, हाँ। वो खुद जिम्मेदारी बन जाता है। हम उन्हें ये सिखाएं कि जहाँ तुम जिम्मेदार हो वहाँ तुमने जिम्मेदारी नहीं बनना। ठीक है। हमारे अक्सर लोग सुलझाने के चक्कर में उलझ पड़ते हैं और फिर उलझा के रख देते हैं। अब देखिए अब किसी घड़ी आप बैठ के हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से कहते हो तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो एक लम्हे को शीशा लेकर आना चाहिए, बीवी को सामने रख के कहना चाहिए जरा फिर फरमाइएगा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। तो उसे अंदाज होगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे समझ नहीं आ रही। ये तो समझाने वाले का काम है ना जनाब, कि वो किस तरह समझाते हैं। फिर यह है कि अगर एक मर्द को यह कहा गया है कि वो सरबराह है, तो सरबराह तो जिम्मेदार होता है। कोई लंबी चौड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, सिवाय तवज्जो की औरत को कुछ नहीं चाहिए होता। एक अच्छी तवज्जो से मिल जाए, उसे सुना जाए, और अगर लड़के को ये सुनना सिखाया जाए, सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाती है। तो हम प्री मैरिज कोचिंग में उनको बताते हैं कि सुनते कैसे और मतलब कैसे निकालते हैं। हमारे हम अपनी मर्जी का मतलब निकाल के दूसरों पे थोप देते हैं, इसलिए हम उन्हें बैठ के प्रैक्टिस करवाते हैं उन सेशंस की। उसकी मैं आपसे कर्ज किया देता हूँ। मैंने उनसे कहा, मसलन एक कपल था, मैं उनकी कोचिंग कर रहा था, मैंने यहाँ पर खातून बैठी थी, यहाँ साहब, तो मैंने कहा कि साहब सिनेरियो बनाते हैं। साहब थके हुए वापस आए शाम को और उन्हें आकर आज तो मैं थक गया, बहुत ही खौफनाक दिन था। तो खातून आगे से फरमा दे कल्ले तुसी काम नहीं करती, सिर्फ आप थोड़ी काम करते, हाँ। पूरी दुनिया काम करती, आप ही हर वक्त थके रहते हैं। तो मैंने कहा इस जुमले का खातून के उस साहब पे क्या असर होगा। तो वो मुझे साहब कहने लगे सर सीधी सीधी लड़ाई होगी। मैंने कहा अब सिनेरियो बदलते हैं। जो ही वो थका हुआ हस्बैंड आया है और आगे से खातून खाना ये फरमाते हैं कि मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है, आप सही खाना भी वक्त पर नहीं खा रहे, बच्चों का आपको ख्याल रखना होता है, पता नहीं क्या क्या सुनते हैं आप हमारे लिए। मैंने कहा अब सूरत हाल क्या, कहने लगे अब जन्नत होगी। तो अब देखिए लफ्ज़ा बदल, मेरे इसके ऊपर किताब है कि फ़िक्रा बदलें और ज़िंदगी बदल सकती है। लफ्ज़ जो है वो एग्जैक्टली। मैंने जिस घड़ी ये बात की तो खातून खाना कहने लगी एना भी तो समझाओ ना। ठीक है। और जिस घड़ी उन्होंने मुझे कहा कि इन्हें समझाइए, तो मैंने खातून से कहा कि आपकी भी बारी बहन आने वाली है, मैं आपको बताऊँ। फिर मैंने कहा इसी तरह खामन जब तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है, और आगे से मोहतरमा फरमाती हैं कि थक गई हूँ, आज काम ज़्यादा था, बहुत काम था, तुम्हारी माँ को देखा, बहन को देखा, इसको, चूँकि बहुत सो को यहाँ जिसको देखने आती हैं उसके अलावा बहुत सो को देखना पड़ता। ठीक है। तो जिस घड़ी उसने ये बात की, मैंने कहा अब तुमने अगर इसे कहा कि अकेली तुम काम नहीं करती हो, मेरी बहन को देख लो, फलां भावज को देख लो, तुम ही सिर्फ काम करती हो, तो मैंने कहा नताज मुख्तलिफ होंगे। और अगर आप ये कह दे कि मैं तो फिर भी शाम को आके खिदमत करवा लेता हूँ, तुम्हारी तो खिदमत करने वाला भी कोई नहीं, तुम्हें तो देखने वाला कोई नहीं, तो मैंने कहा असरात सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि हमें होल्ड करके हम होल्ड कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम होल्ड नहीं करते। आप किसी भी चीज़ को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लें, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर आप उसी वक्त जवाब देने के पोजीशन में आ रहे थे कि मैंने बस जवाब देना है, उसके नताइज ठीक नहीं निकलते। और यही चीज़ हम बच्चों को पहले बैठ के समझाते हैं। अब देखिए एक बूढ़ा बाबा, एक बूढ़ी औरत, वो जो माँ या बाप वहाँ मौजूद है, वो कहें बेटा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं उनसे कहता हूँ जिसको 40 बरस हो गए बर्दाश्त करते, वो ये कह कैसे सकता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
कुजाइस के उस बच्चे से आप कहते तू बर्दाश्त कर, जिसने भी बर्दाश्त करने के करना अमल से सीखा गुजरना है, सीखना है उसने, तो वो तो बर्दाश्त करके बर्दाश्त करना सिखा सकते हैं। वो कि खुला का रेट बहुत बड़ा है, चूँकि लोगों की एजुकेशन आ गई है, अब वो इंडिपेंडेंट हो गई खातन। पहले उन्हें होता था ना कि हम कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से, अब उन्हें पता है मैं कमा लूँगी, मैं खा लूँगी, मेरे पास। ये सिर्फ पैसे नहीं होते, ये एहसासात का रिश्ता होता है। एहसासात, एग्जैक्टली। ये